बच्चों यूनिट 2 अब आपके सामने है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है क्या भाई? अतः इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना मैं इंपॉर्टेंस का लेवल बोल दूं उतना कम बैठ जाएगा। यूनिट 1 के अंदर बेसिक्स था, सारी डेफिनेशनल चीजें ज्यादातर उसके अंदर बताई जाती थी। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें थी। फ्यूचर गुड्स वगैरह वगैरह, डिलीवरी क्या होती है। यूनिट 3 खोल दी मैंने गलती से, सॉरी 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 सॉरी। अभी आपको करनी है यूनिट 2। यूनिट 2 कौन सी होगी? शायद ये होनी चाहिए, एक बार देखते हैं। नहीं, ये यूनिट 3 है। ये रहा यूनिट 2। क्या नाम लिखा हुआ है बेटा? देखो लिखी हुई है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट का नाम, कंडीशन और वारंटी। बेटा इसके अंदर कंडीशन और वारंटी पे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। कंडीशन और वारंटी दोनों ही स्टिपुलेशन होती हैं, दोनों को अपन क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशन। अब स्टिपुलेशन वो जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है, सिर्फ वो या तो कंडीशन होती है या तो वारंटी होती है ना। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं वो सुनना। सेलर सामान को बेचते वक्त बायर को बहुत सारी बातें बोलता है, उनमें से वही बातें जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है, स्टिपुलेशन बनती है। अब वो या तो कंडीशन होती है या तो वारंटी होती है ना। ये था। फिर वो बताता है शुरुआत में बेटा स्टिपुलेशन एज टू टाइम है, टाइम को लेकर बता रखा है इसमें, बस ये लिखा हुआ है पेमेंट करने का टाइम एसेंशियल नहीं है, गुड्स की डिलीवरी करने का टाइम एसेंशियल है। इट इज लेकिन जब ही पॉसिबल जब अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक पार्टियों में कुछ और एग्री ना हो जाए तो गुड्स की डिलीवरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड्स की टाइम पे डिलीवरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ प्राइस का टाइम। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहां से, ये है मेन टॉपिक कंडीशन और वारंटी। ये दो वर्ड आपको याद होने चाहिए, कंडीशन और वारंटी। बेटा कंडीशन ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके टूट जाने से आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो, और वारंटी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके टूट जाने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पढ़ना, अ कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन, अ वारंटी इज ऑल्सो ए स्टिपुलेशन। कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का मेन पर्पज था उसके लिए एसेंशियल था। द ब्रीच ऑफ विच, जिसके टूट जाने से गिव राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, इससे सामने वाली पार्टी के पास राइट आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने कंडीशन तोड़ने की गलती करी देन द अदर पार्टी हैज अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, टूटा मान लेगा। वेयर एज अ वारंटी भी एक स्टिपुलेशन है विच इज नॉट द मेन पर्पज बट विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस, जो मेन पर्पस से जुड़ी हुई है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच, जिसके टूट जाने से सामने वाली पार्टी सिर्फ क्या क्लेम कर सकती है? डैमेजेस, बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, वो गुड्स को रिजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती। तो बेटा वारंटी के टूट जाने से सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, कंडीशन के टूट जाने से सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, और डैमेजेस तो दोनों जगह ही क्लेम कर सकती है। आगे लिखा हुआ है वेदर स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई स्टिपुलेशन, कंडीशन है, वारंटी है, डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना था। अ स्टिपुलेशन में भी अ कंडीशन, हो सकता है स्टिपुलेशन कंडीशन हो लेकिन पार्टियों ने, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में उसे क्या लिखा हो? वारंटी। तो बेटा पार्टियों पे नहीं जाना, हमारे को ये देखना है कि लिखा क्या हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है हम उस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर ऐसा लिखा है कि जो मेन पर्पस नजर आ रहा है तो कंडीशन, अगर कोलेटरल टू मेन पर्पस है तो वारंटी। अब इसके अंदर बच्चों ये राम वाला एग्जांपल है, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल पेपर में भी बन सकते हैं, पेपर के लिए ध्यान सुनना। गाड़ी चलानी थी हमारे को पहाड़ों पे, याद आ जाएगा आपको, पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के लिए, माउंटेन्स पे गाड़ी टूरिंग करने के लिए मैंने बोला था कि भाई मुझे एक पहाड़ों पे चलाने वाली गाड़ी चाहिए, अच्छा इंजन हो जो दिक्कत ना दे, और आपने जो गाड़ी दी वो पहाड़ों पे नहीं चल पाई, मेन पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। दूसरा, मैंने आपसे बोला था पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के लिए, आपने गाड़ी दी, गाड़ी चली पहाड़ों पे लेकिन उसका हॉर्न खराब निकला, या उसका फलाना ढिमकाना लाइट वगैरह कुछ खराब, या कुछ भी खराब निकला जो मेन पर्पस नहीं था लेकिन कोलेटरल टू मेन पर्पस था, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, अब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बस ये लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, अब अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं? तो पॉइंट इज यस, कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी? तो आंसर इज यस। कब कब? वो नीचे हम ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो इस पैराग्राफ में, इसे नीचे एनालिसिस में ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, चार बातें बनाकर, तो ध्यान से देखना।
कंडीशन कब कब वारंटी बन जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कंडीशन वारंटी बन रही है, मतलब अब सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती क्योंकि कंडीशन अब बचेगी नहीं, वो तो क्या बन जाएगी, वारंटी। 4 सिनेरियो में वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस, जब बायर ने ही बोल दिया छोड़ दे रहने दे, बायर ने ही वेव कर दिया, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, बायर ने ही कंडीशन को परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो भाई ठीक है, अब वो कंडीशन नहीं बचेगी, वारंटी बन जाएगी। दूसरा बायर का वेव, पहला पॉइंट। दूसरा वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ वन लाइक ब्रीच ऑफ वारंटी ही में क्लेम ओनली डैमेजेस, तो पहले और दूसरे में सेम तो लिखा है, यहां वो छोड़ रहा है, यहां वो ट्रीट कर रहा है, तो दोनों में मैं कह सकता हूं बायर की चली, किसकी चली, बायर की चली, बायर ने वेव कर दिया, बायर ने ट्रीट कर दिया। तीसरा और चौथा देखना बच्चा, ये काम का ज्यादा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, जहां कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज का था विच इज नॉट सेवरेबल, है ना, जो हम बेच रहे थे वो अलग अलग नहीं हो सकता था, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल, और बायर ने या तो पूरा सामान या तो कोई पार्ट एक्सेप्ट कर लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल था, तो एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, और एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ नहीं सकते, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, मतलब वो कंडीशन बची है, स्टिपुलेशन बन गई, स्टिपुलेशन बन गई। अगला वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन, कोई कंडीशन को करने से जब लॉ ने ही मना कर दिया, एक्सक्यूज बाय लॉ, जब लॉ ने ही मना कर दिया तो भी कंडीशन, अब कंडीशन नहीं बचेगी, कंडीशन क्या बन जाएगी, वारंटी। तो 4 सिनेरियो में, जहां बायर ने वेव करा, दूसरा जहां बायर ने ट्रीट करा, तीसरा जहां नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट था और आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन ध्यान है नॉन सेवरेबल होना चाहिए, और चौथा एक्सक्यूज बाय लॉ। इन 4 सिनेरियो में कंडीशन नहीं, कंडीशन किसका रूप ले लेगी, स्टिपुलेशन का, सॉरी वारंटी का। फिर नीचे बेटा उन्हीं चीजों को 4 डायग्राम बनाकर लिखा हुआ है, यस सर। फिर 2 वर्ड है बेटा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, कंडीशन भी और वारंटी भी, जो चीजें लिख कर बोली है एक्सप्रेस, जो चीजें लिखी नहीं है फिर भी अप्लाई होंगी इम्प्लाइड, तो बेटा हमारे लिए एक्सप्रेस कंडीशन काम का नहीं होगा, हमारे लिए काम का होगा इम्प्लाइड कंडीशन, हमारे लिए एक्सप्रेस वारंटी काम की नहीं होगी, हमारे लिए काम की होगी इम्प्लाइड वारंटी। तो आओ पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कंडीशन वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे तो एक्सप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे तो इम्प्लाइड। नाउ पहले हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड कंडीशन, फिर पढ़ेंगे इम्प्लाइड वारंटी। बेटा इम्प्लाइड कंडीशन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फायदा क्या मिलेगा, कैविट एम्प्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शंस अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आपने इन वारंटियों को अच्छे से सुन लिया। आओ बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हेडिंग डली हुई है, अगले पेज पे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, इन सब पे आपने देखा होगा बेटा, आरटीपी देखी होंगी, क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, इन सब पे क्वेश्चन बना होता है। हाँ, और जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बने, हो सकता है 2-3 पॉइंट मिक्स करके भी क्वेश्चन बन जाए, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन इज टू कंडीशन एज टू टाइटल, मैंने आपको सामान बेचा तो कंडीशन ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंप्लाइड है, कंडीशन ये है कि मेरे पास बेचने का राइट था, मींस मैं गुड्स का मालिक था, अगर वो सामान चोरी का निकला तो मेरी लंका लगना तय है। सेम बात इंप्लाइड वहां पे पढ़ोगे कैविट एम्प्टर में, पढ़ना। मैं ना एक पे टाइम लगा देता हूं इस वाले पे, फिर इसी तरीके से बाकी देखने को मिलेंगे, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा लेकिन लिखने का तरीका सेम रहेगा। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब तक कि कुछ और डिसाइड ना हो जाए, द इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि अगर सेल हो रहा था और अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा था, अगर सेल हो रहा था तो मेरे पास राइट टू सेल था, और अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा था तो मेरे पास राइट टू सेल आता। मतलब इंप्लाइड कंडीशन ये है कि मेरे पास उस गुड्स को बेचने का राइट था, अगर राइट था तो वैलिड सेल बनेगी, अगर राइट नहीं था तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो। मतलब इंप्लाइड कंडीशन टूटते ही आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। डन। फर्स्ट कंडीशन इज मेरे पास बेचने का राइट है या बेचने का राइट होगा, राइट है तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सेल का, अदरवाइज नहीं बनेगा। In simple words, the condition is that the seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. जब प्रॉपर्टी ओनरशिप जाने वाली है उस वक्त मेरे पास गुड्स को बेचने का राइट होना चाहिए। If I do not have the right to sell, it means पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इंप्लाइड कंडीशन पहली फुलफिल नहीं हुई, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, बायर हो आप। पहली बात डन। दूसरा,
सेल बाय डिस्क्रिप्शन बेटा बहुत इजी है, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगा इसका ज़्यादातर हिस्सा आपको दिखा दूं। सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट है भाई। लिखा हुआ है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, तो एक इंप्लाइड कंडीशन ये है कि गुड्स सेल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, गुड्स मैच होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के साथ। द रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है कि भाई अगर पीस बेचने का वादा करा है तो सामने वाले को आप बीन्स खरीदने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, पीस तो पीस ही होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दे दिया तो वही सामान देना। द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, बायर वो सामान के लिए पे करने के लिए बाउंड नहीं है जो उसने ऑर्डर ही नहीं करा था, उसे वही चीज का पैसा देना है जो उसने मांगा था, जो डिस्क्रिप्शन दिया था वही सामान उसको मिलना चाहिए। आगे, thus it has to be determined whether the buyer has undertaken any purchase, क्या उसने डिस्क्रिप्शन दिया था, that is whether the description was essential, क्या वो गुड्स को पहचानने के लिए जरूरी था, where the buyer has agreed to purchase, if that is required and the goods standard do not correspond, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया और वो पहचानने के लिए जरूरी भी था लेकिन वो सामान वैसा नहीं निकला, तो भैया मैं आप मेरी लंका लगा सकते हो। आपने मुझे बोला था बासमती का ही राइस चाहिए, मैंने कोई और दे दिया, तो आपने ऐसा राइस बोला था जो उसके डिस्क्रिप्शन से पहचाना जा सकता था, तो पहचाना जा सकता था, इट मींस अब मेरे को वैसा सामान देना पड़ेगा, अगर मैंने वैसा नहीं दिया तो इंप्लाइड कंडीशन टूट जाएगी। ये लिखा हुआ है बच्चे सेकंड पॉइंट में। डन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा, नीचे ना कुछ एग्जांपल बता रखे हैं कि डिस्क्रिप्शन वर्ड तो डिफाइन नहीं है कि, लेकिन डिस्क्रिप्शन कई बार हम जगह का रेफरेंस दे दें या फिर उसका कोई डायमेंशंस बता दें, लाइक वो इतने बाय इतने का शीशा चाहिए, इतने बाय इतनी मोटाई का लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, अगर डायमेंशन बता दिया या एरिया का वो बता दिया, लाइक दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग जैसे ही मैंने नाम बोला तो इट मीन्स वो मैंने डिस्क्रिप्शन ही दिया है, ठीक है ना। तो ये नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन वर्ड लॉ में डिफाइंड नहीं है। तीसरा बेटा बहुत ईजी है, सेल बाय सैंपल। अगर मैंने आपको सैंपल दिखा दिया था तो गुड्स उसी सैंपल से कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए, खत्म। लिखा हुआ है द बल्क सेल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, द बायर, और मेरे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने गुड्स को कंपेयर करने का कि जो मैंने सैंपल दिखाया था वही बड़े वाले कट्टे में आपने भर के दिया या फिर नहीं दिया। तो पहली बात तो गुड्स उसी से कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए, और दूसरा बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को चेक कर सके। द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, और गुड्स में कोई डिफेक्ट भी नहीं होने चाहिए, रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, जिससे वो बिकने लायक ना बचे, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। विच वुड नॉट बी अपरेंट, जो हो सकता है नजर नहीं आता ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन, मतलब भाई कोई ऐसा सामान खरीदा जो देखकर, मैं आपको लेट्स से फोन बेचता हूं, क्या आप फोन को बाहर से देखकर बता दोगे अंदर क्या सही है क्या गलत है, नहीं बता पाओगे। तो पॉइंट इज मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं आप देखकर नहीं बता पा रहे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस अपेरेंटली आप देखकर नहीं बता पा रहे क्या सही नहीं है। तो ऐसे गुड्स में, ऐसे पॉइंट में गुड्स होना चाहिए ऐसी क्वालिटी का जिससे अनमर्चेंटेबल ना हो, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसी क्वालिटी का नहीं होना चाहिए जिससे अनमर्चेंटेबल हो जाए। इट डायरेक्टली मीन्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, है ना, बिकने लायक क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए जो देखकर पता ना चले, मतलब छुपे हुए उसमें कोई अवगुण नहीं होने चाहिए, छुपी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर छुपी हुई प्रॉब्लम हुई तो भैया अपना सामान तू रख, इंप्लाइड कंडीशन टूट जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। ये लिखा हुआ है, मैं बोलो क्लियर है, आगे बढ़ो। इसमें ना एक बात बस ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी चीज थी जो रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता चल जाती, जैसे मैंने बोला कि ये टच स्क्रीन फोन है या कीपैड वाला फोन है या टच स्क्रीन वाला फोन है, तो बताओ क्या देखकर बता सकते हो टच स्क्रीन वाला फोन है या कीपैड वाला फोन है? हाँ, देखकर बताया जा सकता है। तो ये रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता चल रहा है। तो रीजनेबल एग्जामिनेशन में भी मैं गधे की तरह बैठा रहा, मैंने बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पैक कर दे, तो भाई वहां मेरी गलती है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़, उस केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखना। चलो आगे लिखा हुआ है, बस यही था बेटा सेल बाय सैंपल में। तीन बातों का जिक्र करना, अगर पेपर में क्वेश्चन बना ये तीन बातें आपकी जानी चाहिए, तो पूरे बट्टे में से बट्टा नंबर। अगला है सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, बेटा नॉर्मल सा है, गुड सैंपल से भी मैच होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए। सैंपल से हो गया डिस्क्रिप्शन से नहीं हुआ, या डिस्क्रिप्शन से हो गया सैंपल से नहीं हुआ, इन ईदर ऑफ द केस, दोनों में से कोई सा भी केस हो, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, इंप्लाइड कंडीशन टूट जाएगी। अगला कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ऑर्डिनरली कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती क्वालिटी फिटनेस किसी पर्टिकुलर पर्पस की,
तुम्हारे पर्टिकुलर काम के लिए कोई चीज जरूरी है क्या फिट बैठे, इस चीज की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली फिट बैठनी चाहिए। पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट ना बैठे से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इंप्लाइड कंडीशन नहीं टूटेगी। हाउएवर, ध्यान से पढ़ लेना, ये 4 लाइनें। हाउएवर द कंडीशन इज टू नॉर्मल फिट, मतलब रीजनेबल फिट। पर्टिकुलर फिट नहीं बैठेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो गुड्स रीजनेबली फिट होने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी इंप्लाइड। इफ, लेकिन पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी गुड्स रीजनेबल फिट बैठने चाहिए। अगर मैंने आपके ऊपर भरोसा जताया था, मैंने आपको पर्पस बता दिया था मैं क्यों खरीद रहा हूं, मैंने आपके स्किल और जजमेंट पे भरोसा जताया था और आप उसी चीज में डील करते हो, तो बेटा ध्यान समझना, पर्टिकुलर पर्पस के लिए आमतौर पे कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती, लेकिन होती है अगर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया था, सेलर की स्किल एंड जजमेंट पे भरोसा करा और सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो गुड्स उस पर्टिकुलर पर्पस में भी फिट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ गया होगा, है ना जी सर। ये हमारा 5th पॉइंट था। 6th कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सीधी सी बात है, मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब खराब क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। वेयर द गुड्स आर टू बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर, जो उन्हीं गुड्स में डील करता है। हम ऐसे बंदे से सामान खरीद रहे हैं जो उसी डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स में डील करता है, तो एक इंप्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। प्रोवाइडेड इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, अगर गुड्स एग्जामिन कर लिए, देन देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन ought to have revealed। ये बेटा वही वाली बात है, अगर ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन आपने कर लिया, फिर भी आपको देखकर पता लगा कि ठीक ही तो है और आप लेकर चले गए, बाद में जाकर आप बोले कि भाई ये तो खराब निकला, तो भाई ये आपकी गलती है, शुरुआत में आपको देख लेना चाहिए था। लेट द बायर बी अवेयर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, आगे भी लिखा हुआ है। बोलो डन। क्या था पॉइंट का नाम? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। बस इन दोनों, इस वाले पॉइंट में और वहां पे ऊपर वाले पॉइंट में एक बात ध्यान रखना, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, अगर आपने एग्जामिनेशन कर लिया और आपने उसमें कुछ गलती थी वो नहीं ढूंढ पाए और जो नॉर्मली देखकर पता चल जाता, तो बेटा ये आपकी गलती है, अब आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बोलो डन। हाँ, एक बार देख लो इस वाले पॉइंट को। आगे देखते हैं। कंडीशन इज टू होलसमनेस, एक पर्टिकुलर पॉइंट बन सकता है, कई बार ये छोटे छोटे पॉइंट है, कई बार जानबूझकर इन छोटे पॉइंटों पे भी सवाल बना देता है। इसमें लिखा है बेटा कि गुड्स होलसमनेस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई खराब गुण नहीं होने चाहिए। खाने पीने वाली चीजों पे ज्यादा लगता है। इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजन, खाने पीने वाली चीजें। इन एडिशन टू इंप्लाइड कंडीशन, बाकी सारे इंप्लाइड कंडीशन के अलावा, मर्चेंटेबिलिटी के अलावा, गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के अलावा होलसम होना चाहिए। होलसम मतलब उसमें जैसे मिल्क का एग्जांपल लिया है, मिल्क कोई इन्फेक्टेड मिल्क ना हो, खराब मिल्क ना हो, ठीक ठाक होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, सारे तत्वों से भरपूर होना चाहिए। अगला बेटा ये खत्म हो गया, इंप्लाइड कंडीशन यहीं पे खत्म होती है। इंप्लाइड कंडीशन के बाद जाहिर सी बात है क्या आएगा? इंप्लाइड वारंटी। आओ शुरू करते हैं। इंप्लाइड वारंटी उतनी नहीं है जितनी इंप्लाइड कंडीशन थी। अगेन, अगर आपको किसी जैसे वहां पे होना था, यहां पे भी यही है, अगर आपको किसी इंप्लाइड वारंटी या इंप्लाइड कंडीशन को लगने से रोकना है तो आपको इसे लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सेल बाय सैंपल वाली कंडीशन ना लगे, तो हमारे को कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा कि सेल बाय सैंपल वाली इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। अगर इंप्लाइड कंडीशन को या इंप्लाइड वारंटी को लगने से रोकना है तो यू हैव टू एक्सप्रेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं बेटा इंप्लाइड वारंटी एक एक करके। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, एक बार सेलर ने बायर को सामान दे दिया तो बायर उन गुड्स की अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन को एंजॉय करेगा। अगर पोजेशन को एंजॉय करने में सेलर ने कोई बाधा डाली तो भाई इंप्लाइड वारंटी टूट गई, मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। बायर सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये लिखा हुआ है। बायर एंजॉय करेगा पोजेशन, और अगर लेटर ऑन उसे डिस्टर्ब किया गया पोजेशन को एंजॉय करने में सेलर की वजह से, सेलर की गलती की वजह से, तो इसे ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। दूसरा, जो भी सामान बायर ने खरीदा है वो किसी इनकम्ब्रेंसेस से फ्री होना चाहिए, मतलब वो कहीं पहले गिरवी ना हो।
एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट ना हो, कोई पहले से वो गिरवी कहीं ना रखा हो, अगर रखा हुआ मिला तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा। तीसरा प्लेज के बारे में लिखा हुआ है, एग्जांपल वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस लिखा हुआ है, एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस में बी अनेक्स और अटैच बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, किसी पर्टिकुलर पर्पस में कोई सामान फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, ये उस मार्केट में क्या चला रहा है उससे लगाया जा सकता है। रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी as to quality or fitness for any particular purpose, the rule is let the buyer aware, आपके पर्टिकुलर पर्पस में वो सामान फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, इसमें सबसे बड़ा रूल है लेट द बायर बी अवेयर, भाई तू देख ले तेरे लिए काम का है नहीं है तब लेके जा, नहीं काम का है तो छोड़ के चला जा। तो पॉइंट इज आमतौर पे किसी पर्टिकुलर पर्पस में लेट द बायर बी अवेयर ज्यादा रूल एप्लीकेबल हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना। और अगर गुड्स में कोई डेंजरस नेचर है तो इस चीज़ का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर बायर सेलर बायर को उन डेंजरस नेचर का डिस्क्लोजर नहीं दिया और कल को जाकर बायर को उसकी वजह से नुकसान हो गया तो बायर सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ये चार ही थी हमारी इम्प्लाइड वारंटी। मेन था इसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशन जो ज़्यादा थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैं जाहिर सी बात है मैं दोनों को ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो दोनों को ही आपको अच्छे से करके जाना है, जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है बेटा देखना। अगला हमारा पॉइंट जाएगा अब कैविट एम्प्टर। ये बेटा वैसे बहुत इजी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मैं आपको सीधा सोचना बता रहा हूँ फिर से। लेट द बायर बी अवेयर, कैविट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर, बायर की गलत चॉइसेस के लिए बायर ही जिम्मेदार होगा, सेलर जिम्मेदार नहीं है। मैंने बोला कैविट एम्प्टर में सेलर जिम्मेदार नहीं है ना। अब कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शन क्या कहती है? कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शन कहती है सेलर जिम्मेदार होगा। समझ में आ गया? लेट द बायर बी अवेयर कैविट एम्प्टर था, अब सेलर तू भी तेरे लिए भी जिम्मेदार रहेगा। कब? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैं सीधा एक्सेप्शन पे आ रहा हूं बेटा। पहली एक्सेप्शन लिखी हुई है फिटनेस एज टू क्वालिटी, नहीं मैं पहले कोई इजी पॉइंट लेकर समझाता हूं आपको। लाइक गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन है ना, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई मुझे वहाँ की जर्मनी का चाय चाहिए, जर्मनी में लेट से चाय बनती है, तो मैंने बोला मुझे जर्मनी की ही चाय चाहिए, आपने वो नहीं दिया, तो भाई लेट द बायर बी अवेयर क्यों लगेगा? जब मैंने आपको पर्पस बता दिया था, तो आपको काम बता दिया था, तो आपको वही देना चाहिए था। अगर आपने वो नहीं दिया तो ये आपकी गलती बनेगी, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर की कोई गलती नहीं है। अगर बायर ने अपने सारे पर्पस बता दिए थे, अपनी सारी चीजें दिखा दी थी, तो भाई वो सेलर की गलती बनेगी। तो यही है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं शुरुआत से। पहला पॉइंट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पढ़ा देता हूं थोड़ा। ये वैसे नया नहीं बैठेगा क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया। लिखा हुआ है वेयर द बायर मेक नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस। मैंने बायर सेलर को बता दिया था पर्पस, और मैं उसकी सेलर के स्किल और जजमेंट से सेम लाइन पढ़ी थी अभी आपने। बायर सेलर की स्किल जजमेंट पे भरोसा कर रहा है और सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स वैसा ही होना चाहिए, गुड्स अच्छा पर्टिकुलर पर्पस में फिट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सेलर तेरी गलती है। कितना इजी पॉइंट है। सेलर उसी चीज में डील करता है, मैंने उसे पर्पस भी बता दिया था और वो मैंने उसकी स्किल एंड जजमेंट में भरोसा करा था, तो गुड्स उसी तरीके का होना चाहिए। अगर वैसा वो नहीं हुआ, पर्टिकुलर पर्पस में फिट नहीं बैठा, तो सेलर तुम्हारी लंका लगा दी जाएगी। एग्जाम्पल, और इसमें ना वो बॉइलिंग वाटर वाला एग्जाम्पल था, इसे आप पढ़ लेना, बस खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई गुड्स पेटेंट और ब्रांड नेम के तहत खरीदा गया है तो इम्प्लाइड कंडीशन की वारंटी काम नहीं करती, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन हो गया। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी बेटा अभी पढ़ा था, गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेल बाय सैंपल बेटा अभी पढ़ा था, गुड्स सैंपल से कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए, अगर नहीं कॉरेस्पॉन्ड करा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों से कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए। ट्रेड यूजेस, जो भी उस गुड्स में ट्रेड यूजेस है, हमारे मार्केट में गुड्स में ट्रेड यूजेस है कि समोसे के साथ चटनी दी जाती है, तो भाई चटनी होनी चाहिए, अगर चटनी नहीं हुई तो इम्प्लाइड कंडीशन टूट गई, सेलर तो रिस्पॉन्सिबल है। सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट, सेलर ने जानबूझकर गुड्स में कोई डिफेक्ट छुपा लिया, ये तो कितना बेसिक पॉइंट है, तो जानबूझकर कोई डिफेक्ट छुपा लिया, इट मीन सेलर तो रिस्पॉन्सिबल है। इन सारे पॉइंटों में सेलर की ही गलती मानी गई। कैविट एम्प्टर कहता था बायर तो तेरी जिम्मेदारी है, तू गुड्स को चेक कर ले, लेकिन इन सारे पॉइंटों में सेलर तेरी ही जिम्मेदारी थी, तो ये ध्यान रखना। ये लास्ट टॉपिक था।
यूनिट 2 पे पेपर में 6-7 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के क्वेश्चन चांसेस हैं वहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी के अंदर, है ना, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और ये जो लास्ट के टॉपिक थे इस पे वारंटी वो केस स्टडी बनने के चांसेस ज़्यादा है। आई होप बच्चों यूनिट 2 आपको क्लियर हो गई होगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट 3 के साथ। यूनिट 3 के अंदर रिस्क की बात करेगा और यूनिट 4 भी है सोगा के अंदर, जिसमें अनपेड सेलर की बात करेगा। यूनिट 4 तो अतः ईजी है, खत्म पढ़िए, लेकिन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो मिलेंगे हम फिर से यूनिट 3 के लिए। जब तक के लिए प्लीज़ 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 पढ़ते रहो।